अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दिनों हमने एक टेस्ट कंडक्ट कराया था जिसमें एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग जो क्वेश्चंस थे इनके मुतालिक स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया था। चूँकि ये वक्त के साथ साथ इसका रुझान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और जो बड़े लेवल के टेस्ट हैं उनमें जो है इनके सिलेबस में ये शामिल हो चुका है और आगे भी शामिल हो रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसका टेस्ट लिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को हम देखें कि उनको मतलब कितना आइडिया है इन चीज़ों का। लेकिन जब टेस्ट उनके सामने आया या उनके सामने क्वेश्चंस आए तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने परेशानी का या हैरानगी का इज़हार किया कि सर ये तो हमारे सामने से बिल्कुल गुजरे नहीं हैं, फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू फेस सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। So that's the reason today we are going to record a lecture regarding analytical and reasoning questions. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये है क्या चीज़, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन होता है हमें उसको एक्सप्लेन करने से पहले ये देखना होगा कि वो है क्या चीज़। इसमें ये है लॉजिकल जो रीजनिंग क्वेश्चंस है उनमें ये होता है दो चीज़ें उनमें होती है, ठीक है, या वो जो है वर्बल होते हैं या नॉन वर्बल होते हैं। अगर वो वर्बल होंगे या नॉन वर्बल होंगे, दोनों सूरत में जो है उनमें क्या होगा, आपने लॉजिक से जो है देखकर कोई लॉजिक देखकर आपने उसका आंसर आपने ढूंढना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको बताएंगे, कोई क्वेश्चन आपको देंगे तो आपने उस क्वेश्चन में कोई लॉजिक आपने ख़ुद ढूंढना है, वो आपको लॉजिक नहीं बताएंगे। लॉजिक असल में तो यही चीज़ है कि आप वहाँ पे जाकर वो आपके यानी आईक्यू लेवल को या आपके जहन को वो देखना चाहते हैं कि लॉजिक ढूंढने में या रीज़न ढूंढने में आप जो है कितना क्विक है और कितना शार्प है, आप उसको ढूंढ सकते हैं। उसमें अक्सर ऐसा होता है जिसमें आपने एनालिसिस करना होता है और एनालाइज करके मतलब उनका आप जांच पड़ताल करके आपको एक करेक्ट सॉल्यूशन पे आपने पहुंचना है। और जो अक्सर क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे आपने सोचना होता है। तो ये लॉजिक के ज़रिए या किसी रीज़न आपने देखना होगा कि कोई लॉजिक आपने ढूंढना होगा उस क्वेश्चन में। तो इन क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं कि आप इनको लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। बाकी इसके डेफिनेशन में याद करना ये चीज़ें आप लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने ये देखना होगा कि हमें ये लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस है क्या। इसमें दूसरी बात यह कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी क्यों हमें ये चीज़ें हमें इनकी प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, हमें इनका क्या फ़ायदा होगा। उनकी ये होता है कि आलमोस्ट आजकल जितने भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है या जॉब के या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स है, उन सब में ये चीज़ें शामिल यानी हो चुके हैं। और आगे भी आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा जो है, पहले ये मेडिकल के एंट्री टेस्ट में जो है ये चीज़ें नहीं थी, उनका जो है 3-4 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया है क्योंकि इसकी अहमियत दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। और लोगों को ये चीज़ें, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो रटा लगाकर पूरे की पूरे किताबें वो याद कर ले होते हैं, लेकिन उनको जहन का इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आप जितना रटा लगाए, ये आपके जहन का इम्तिहान है, आपके रट्टा का इम्तिहान नहीं है। आप किताबों का हाफिज़ भी हो जाए, लेकिन ये वहाँ पे आपको आप इसमें जो आप रट्टा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग को उन्होंने इंक्लूड कर दिया है और ये इंसान के प्रैक्टिस के लिए बहुत लाजमी है। और इसके अलावा जीएटी जो आप एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए जो टेस्ट आपको उसके एलिजिबिलिटी के लिए आपने जो टेस्ट देना होता है, वहाँ पे भी आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना होता है। इसके अलावा सीटीएसपी, एनटीएस, जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें ये चीज़ें जो है शामिल हैं। और एचईसी का जो टेस्ट आने वाला है उसमें भी जो है ये क्वेश्चंस होते हैं। जो कुछ दिन मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट टाइम जो एचईसी का टेस्ट हुआ था उसमें जो है 97% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, सिर्फ़ और सिर्फ ये लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की वजह से वो पीछे रह गए थे और पास नहीं कर सके थे, क्योंकि हमने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है।
तो आगे जाकर फिर हमारे लिए यही मसला होता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको हम तैयारी करवा रहे हैं, एग्ज़ाम्स की मुख्तलिफ़ टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनको हमने इनकी क्लासेस और इनकी नोट्स प्रोवाइड करके प्रैक्टिस रोज़ाना की बेसिस पर उनको प्रैक्टिस देकर और उनसे जो टेस्ट लेना हमने लेने का फ़ैसला किया है। इसमें लेक्चर का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आज के लेक्चर को भी हमने रिकॉर्ड किया है। इसमें प्रैक्टिस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इतना ज़्यादा आप जो है हैबिचुअल हो जाएंगे और इन चीज़ों को आप सीखेंगे। आप जितना ही सुनेंगे, जितने भी आप नोट्स आपके सामने एक्सप्लेन करें, इसका जो है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप बार बार इन चीज़ को आप जो है इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। तो कोशिश करें इनकी प्रैक्टिस लाजमी आप लोग किया करें। इसके टाइप्स कितने होते हैं? दो टाइप्स इनके होते हैं। जो लॉजिकल रीजनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है वर्बल रीजनिंग होता है और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। आसान अल्फाज में वर्बल रीजनिंग क्या होता है? वर्बल रीजनिंग ये होता है कि उसमें अल्फाज को आगे पीछे करके, लेटर्स को नहीं, सिंबल्स को नहीं, अल्फाज को, ठीक है, अल्फाज को आगे पीछे करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको वो आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप लोग कभी आपस में ये भी कहते हैं ना कि फ़िलाना का जो है अली का भाई जैद का कज़न भी है, जैद का जो है भतीजा भी है, ठीक है। फिर आगे से आपको वो कोई और रीज़न दे देंगे, फिर आगे आगे से कह के कि बकर जो है जैद का क्या लगता है, ठीक है। तो इसमें यानी आगे पीछे करके अल्फाज को आगे पीछे करके, जुमलों को आगे पीछे करके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आगे हम जाकर इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे कि वर्बल रीजनिंग क्या होता है। मतलब ये है कि इसमें वर्ब्स का, यानी वर्ड्स का, जो वर्ड होते हैं उनका जो है गेम होता है। आगे जो नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो ये होता है कि वो सैम्पल्स का है, लेटर्स का होता है, और आप कह सकते हैं फिगर्स का होता है, नंबर्स का होता है। वहाँ पे वर्ड्स का नहीं होता है, वर्बल यानी ज़बानी नहीं होता है, वो सिर्फ सैम्पल्स का होता है। उसमें लेटर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और उसमें सैम्पल्स भी होते हैं। तो उनको जो है नॉन वर्बल कहते हैं। वर्बल में आप अल्फाज के साथ खेलते हैं, समझो आप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और नॉन वर्बल में फिगर्स होंगे, लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे। ये आप बिल्कुल मतलब आसान अल्फाज में आप इनको इस तरह समझ सकते हैं। अच्छा, आगे हम जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनको हमें सॉल्व किस तरह करना है। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लाजमी है कि जो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहले सबसे पहले आपने जो है बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ आप इसको हल्का समझ कर आप इसको पढ़ना शुरू करें। अगर आप अपने ऊपर जो नफसियाती दबाव है, इनमें अगर आपके ऊपर जो नफसियाती दबाव है क्वेश्चन पेपर का, वो आपके ऊपर आ जाएगा तो फिर आसान जो क्वेश्चंस है वो भी आप भूल जाएंगे। सबसे पहले आप इसको इजी ले लें, बिल्कुल लाइट होकर आप लाइट ले लें इसको। सबसे पहले फिर क्या करेंगे आप? रीड एंड अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। आप जो है, जो इन्फॉर्मेशन है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप उसको पहले समझने की कोशिश करें, ठीक है। अगर उसमें सिर्फ सैम्पल्स है तो आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें वर्ब्स है, वर्बल है, तो आप उसमें इन्फॉर्मेशन को आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आप बार बार इसको पढ़ें, एक दफ़ा समझ नहीं आया दूसरी दफ़ा इसको पढ़ें, दूसरी दफ़ा समझ नहीं आया तीसरी दफ़ा आप इसको पढ़ सकते हैं। जब आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे फिर आप इसके एनालाइज करेंगे, ठीक है। क्रिटिकली आप उस पर सोचना शुरू करेंगे, और जो इसके लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है आप उस पर सोचना शुरू करेंगे। आगे हम जाकर इसका जो बाकायदा कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके देंगे कि आप इसको लॉजिकल थिंकिंग आप कहाँ पे करेंगे, आप इसको क्रिटिकली आप इसको थिंकिंग कहाँ पे आप यानी उस पर देख सकेंगे आप इसको। फिर तीसरे लेवल पे आप क्या करेंगे? सोचेंगे, ठीक है। आपने इसको एनालाइज किया, क्रिटिकल आप इसका थिंकिंग आपने ख़त्म कर लिया, आपके पास लॉजिक्स भी आ गए। फिर आप उन लॉजिक्स में देखें कि कौन सा जो सॉल्यूशन इसके लिए पॉसिबल है, कौन सा जो आंसर है इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। आप सोचने के बाद आप 2-3 आंसर में, जैसे कि 4-5 इसके आंसर्स होते हैं, तो आप 2-3 आंसर आपको सूटेबल लगेंगे। फिर आप उनमें भी सोचना शुरू करें कि इनमें पॉसिबल कौन सा है। आप जब उस पर पॉसिबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको आप फिर क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ। जो आपके साथ फाइनल जो आपका आंसर आ गया, आप उसको कंपेयर करेंगे, जो क्वेश्चन है उसके साथ कंपेयर करेंगे कि जितने भी शराइत
क्वेश्चन में हैं वो इस आंसर में नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर कहीं पे भी कोई आपको मिस्टेक नज़र आ रहा है तो आप उसको रहने दें, आगे जाएं। लेकिन ये जो स्टेप है वो लाजमी आप लोग दोहराएं। इसमें सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह से समझना है, बार बार देख कर समझ कर इसको समझना है, फिर उसको एनालाइज करना है, लॉजिक उसके लॉजिक्स उसके देखने हैं। फिर तीसरे लेवल पर आप जो है पॉसिबल जो सॉल्यूशंस है आप उसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आंसर जो है पॉसिबल हो सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, उनमें जो लास्ट ऑप्शन है आप उसको चूज़ करेंगे, उसको फिर कंपेयर करेंगे क्वेश्चन के साथ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आया ये आंसर ठीक है या नहीं। लास्ट में आप 5 स्टेज पे वो यही है कि आप उस पर टिक करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा। आप इसमें एक एक मिनट भी लगाएं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम जो है 4-5 मिनट आपको चाहिए होगा, आप उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए। अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम नॉन वर्बल को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले ही पिछले दिन आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था नॉन वर्बल का। तो अभी कोशिश करेंगे कि नॉन वर्बल क्या होता है। देखिए, ये जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है सीरीज़ पे मुश्तमिल है। इसमें ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ नंबर्स आप लोगों को दिए गए हैं। ये नंबर्स हैं, W है, परसेंटेज का सिंबल है, और इसके अलावा ये आप लोग देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस है, ये जितने भी साइंस हैं, इन सब को आपने देखना है, इसको समझना है। इसके बाद क्वेश्चन को आपने पढ़ना है कि हाउ मैनी नंबर्स इन द सीरीज आर प्रीसीडेड बाय वावल्स, यानी कितने ऐसे वावल्स है जिनके बाद नंबर आ रहा है। प्रीसीडेड मतलब कौन से नंबर्स हैं जिनसे पहले वावल मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हम समझे कोशिश करेंगे, यहाँ पे ये W है, ठीक है, इसको भी वावल कहते हैं, लेकिन इससे पहले जो है कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे आगे आएंगे और नंबर्स कितने हैं। यहाँ पे ये 1 है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। 1 के आगे P है, वो वावल नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम स्किप करेंगे। ये आए है और ये 7 है। अब ये 7 जो है क्या है, 7 एक नंबर है, उससे पहले हम देखेंगे आए आ रहा है। आए जो है एक वावल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक नंबर तो यही है कि 7 है जिसके पहले वावल आ रहा है। ठीक है, आगे ई है, बल्कि नंबर एक ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो है, ज़ीरो से पहले जो है हम देखेंगे कि ई आ रहा है, तो ई भी जो है वावल है। ज़ीरो एक नंबर है, तो एक नंबर 7 हो गया, एक नंबर 0 हो गया, ये हो गए 2। अभी एंड का साइन है, फिर 2 है। ठीक है, 2 है एक नंबर है लेकिन उससे पहले वावल नहीं है, इसको भी रहने देंगे। 9 एक नंबर है, उससे पहले वावल नहीं है, इसको भी रहने देंगे। ठीक है, आगे जाकर 4 एक नंबर है लेकिन उससे पहले वावल नहीं है, उसको भी हम रहने देंगे। क्वेश्चन मार्क एक नंबर ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ कितने आ गए, हमने इसको समझ लिया कि एक तो यहाँ पे से 1 है, सॉरी ये है 7 है जिससे पहले वावल आए हैं, और दूसरा 0 है जिससे पहले वावल ई है। यानी 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनसे पहले हमें वावल मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम 2 कह सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं नीचे कि 7 इज़ प्रीसीडेड बाय आई एंड 0 इज़ प्रीसीडेड बाय ई। जैसे कि हमने कहा था कि ये 2 नंबर्स ऐसे हैं, ये देखिए 7 से पहले आए है और 0 से पहले ई है, तो ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनसे पहले वावल आ रहा है। तो ये नंबर का गेम हो गया। ये हमारे पास आ गया नॉन वर्बल एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन हो गया हमारे पास। आगे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ द 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ़्ट। अभी देखिए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको जब समझेंगे नहीं, पहली दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे कि ये यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्कुल मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, यह समझ नहीं आ रही है, तो आप इसमें परेशान हो जाएंगे। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ द 7th एलिमेंट। यानी जो 7th एलिमेंट है उसके जो है राइट में सेकंड एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, दोबारा से सुने कि जो 7th एलिमेंट है
उसके राइट साइड में सेकंड एलिमेंट क्या है, ठीक है। फ्रॉम द लेफ़्ट, आखिर में एक और शर्त भी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि सारे कंडीशंस आपने देखना है, यानी हमें लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। लेफ़्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पिछले हम जहाँ पे जो सैम्पल्स है हमने देखे थे, सैम्पल की तरफ आएंगे, उन्होंने कहा था कि लेफ़्ट से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से ये राइट है, यहाँ से हमने स्टार्ट नहीं करना है, हमें लेफ़्ट से स्टार्ट करना है। ये लेफ़्ट हो गया, ये डब्ल्यू पहला हो गया, ये परसेंटेज का साइन दूसरा हो गया, ये साइन तीसरा हो गया, के चौथा हो गया, वी पांचवा हो गया, पी छठा हो गया, वन ये क्या हो गया, सातवां हो गया। यानी हमारे पास जो सातवां एलिमेंट है वो क्या है, वन है। अभी वो कह रहा है कि सातवें एलिमेंट के सेकंड में, राइट साइड में सेकंड में कौन सा नंबर है। अभी हम यहाँ तक आ गए, लेफ़्ट से, लेफ़्ट की तरफ से हम यहाँ तक आ गए। अभी इसके राइट साइड में सेकंड जो नंबर है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो हम आसानी से यहाँ से कह सकते हैं कि वन के पास जो राइट साइड में सेकंड कौन सा है, फर्स्ट में आई है और सेकंड सेवन है। तो यहाँ पे हमारे साथ इसका आंसर आ जाएगा सेवन। नीचे आप देख सकते हैं कि सेवन इज़ प्रीसीडेड बाय वन एंड ज़ीरो इज़ सॉरी, ये दूसरे क्वेश्चन में आप आकर देखेंगे कि द आंसर इज़ फॉर सेवन, यानी सेवन है हमारे पास आंसर। कि द सेवन्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ़्ट इज़ वन, हमने जैसे कि यहाँ पे आ गया कि सेवन्थ एलिमेंट क्या है, वो वन है, ठीक है, ये हमने देख लिया। फ्रॉम द लेफ़्ट वन हो गया, और इसके जो राइट साइड में सेकंड जो नंबर है वो सेवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड सेकंड एलिमेंट टू द राइट ऑफ वन इज़ सेवन। तो इसी तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन, ये आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का एक गेम होता है। ये चीज़ें अभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये कम कैसे करना है। देखिए, जैसे कि कल के क्वेश्चंस में कुछ मैथ के क्वेश्चंस थे, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें क्या पता है यहाँ पे माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, लॉजिकल इसी चीज़ का नाम है। आपने कोई रीज़न ढूंढना है, आपने कोई लॉजिक ढूंढ कर आपने खुद से ये चीज़ें निकालने हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज है या कोई तरीका है जिसमें एनिमल्स को लिखा जाता है ऐसे, यानी सेलेमिना लिखा जाता है। एनिमल्स को सेलेमिना लिखा जाता है, तो ऑनलाइन को किस तरह लिखा जाएगा। वही कह रहा है कि एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एनिमल्स को सेलेमिना लिखा जाता है, तो ऑनलाइन को हमें किस तरह लिखना पड़ेगा। तो अभी हम इस पर थोड़ा गौर करेंगे कि एनिमल्स को किस चीज़ की बेस पर उन्होंने सेलेमिना लिखा है। देखिए, आप इस पर थोड़ा सा गौर करें। इन्होंने क्या किया है, असल में इसको उल्टा लिखा है। ऐसे यहाँ पे लास्ट में है, यहाँ पे शुरू में लाया है, फिर सेकंड पे LAMAMINA, ठीक है, इसको उल्टा लिखा है। ठीक है, एनिमल्स को उन्होंने उल्टा लिखा है, सेलेमिना किया है। तो कह रहा है कि ऑनलाइन किस तरह लिखा जाएगा। तो ऑनलाइन को भी हम उल्टा करके लिखेंगे, यानी सबसे पहले हम ई को लिखेंगे, फिर एन को लिखेंगे, फिर आई को, फिर एल को, फिर एन को, फिर ओ को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें कौन सा जो है ऑनलाइन कौन सा है जो उल्टा लिखा गया हो लेकिन तरतीब से लिखा गया हो। हम यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है ENILNO, पहला जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें ऑन ONLINE ऑनलाइन इसको उल्टा लिखा गया। अभी आप इसको देखेंगे OLINEN, ये गलत है, ये इसकी भी तरतीब गलत है, इसकी भी तरतीब गलत है, तो इन सब की तरतीब गलत है। जो प्रॉपर सीक्वेंस में जो उल्टा लिखा गया है वो पहला ऑप्शन है। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज में सेलेमिना एनिमल को सेलेमिना लिखा गया, तो हम जो है ऑनलाइन को जो पहला ऑप्शन है वो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको उल्टा लिखना था। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए, इनको नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस कहते हैं। आगे चलते हैं, हम वर्बल की तरफ हम चलते हैं। वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं हमारे लिए, लेकिन कोशिश करेंगे हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। वो इस तरह है कि रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं आप उनका आंसर हमें देना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है हमें इस इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे साथ, ये कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स ABCD एंड E ट्रेवल्ड फ्रॉम कराची टू 5 डिफरेंट स्टेट्स हैदराबाद, लाहौर, क्वेटा, सिब्बी एंड पंजाब by different modes of transport: cycle, bus, train, truck and bike.
The one who traveled to Quetta did not travel by bike. C went to Sibbi by truck, and B went to Lahore by train. D traveled by bike, and E traveled by bus. Karachi is not connected by cycle to Hyderabad and Quetta. देखिए ये बातों को कितना घुमा फिरा के हमें बता रहा है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इतने शर्त है कि कोई जो है कराची से कोयटा यानी साइकिल पे आप नहीं जा सकते हैं, हैदराबाद भी आप कराची से साइकिल पे नहीं जा सकते हैं, और कोयटा से यानी जो लोग कोयटा तक ट्रैवल करते हैं वो बाय बाइक नहीं जा सकेंगे। तो ये सारे उन्होंने कंडीशंस लगा दिए, ये सारा आपको सिनेरियो उन्होंने बता दिए। अभी फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड सी यूज़, कि सी जो है किस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, जो बस कार वगैरह थे, तो सी जो है किस चीज़ में चला गया। आप इसको दोबारा से फिर पढ़ना शुरू करेंगे कि द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड सी यूज़ वो क्या है। हम यहाँ पे सी की तरफ देखेंगे। आप बाकी परेशान इससे ना हो, आप इसको सिर्फ वो कहते हैं ना कि एनालिटिकल या लॉजिकल पहलू से आप इसको देखने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दें कि कौन कहाँ चला गया, कौन कहाँ चला गया। यहाँ पे सी की बात हो रही है तो आप यहाँ पे सी को आप ढूंढेंगे। सी वेंट टू सिब्बी बाय ट्रक, ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल इसका आंसर आ गया कि सी वेंट टू सिब्बी बाय ट्रक। तो बिल्कुल से आंसर नंबर 4 है इसका आंसर। हम बता सकते हैं कि ये जो है सी ने जो है वो ट्रक को यूज़ किया है, उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो जो है ट्रक था। इसके अलावा और भी, ये तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा, लेकिन वहाँ पे जो टेस्ट में होंगे तो इसी इंफॉर्मेशन को आपको वो देंगे, इसके मतलब आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे। वो कहेंगे कि अगर साइकिल पे हैदराबाद बंदा नहीं जा सकता है तो फिर क्या आपको यूज़ करना पड़ेगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। बहरहाल आपने इसको अच्छी तरह से पहले समझना है, फिर क्वेश्चन को समझना है, फिर दोबारा से आप कह सकते हैं कि आप ऑप्शन को आपने चूज़ करना है। ऑप्शन चूज़ करने के बाद आप दोबारा उसको जो है वहाँ इंफॉर्मेशन के साथ यानी टैली करेंगे। जैसे कि हमारे साथ जो है ट्रक आ गया, ठीक है, अभी ट्रक को हम देखेंगे कि वाकई सी वेंट टू सिब्बी बाय ट्रक, तो ये हमारे पास सही आंसर आ गया। अभी वहाँ पे नंबर्स का और उरूफ़ तहजी वगैरह का गेम था, यहाँ पे वर्ड्स का गेम है। तो यहाँ पे इसलिए हमें जो है वर्ड्स को हमें समझना होगा, इनको देखना होगा। एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा सा इजी है। व्हेन जोया वेंट फिशिंग, ठीक है, जब जोया मछली पकड़ने के लिए गई, एवरी फिश दैट शी कॉट वाज सैल्मन, ये जो है एक किस्म की एक मछली है, ये मछली की एक काइंड है। एंड एवरी सैल्मन शी सा शी कॉट, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है, आगे एक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है, उसके मुतालिक आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो विच वन कैन बी कंक्लूडेड फ्राम द ऑब्जर्वेशन ऑफ, जो ऊपर दिया गया स्टिल का ऑब्जर्वेशन है, तो इनमें जो है कौन सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कंक्लूड हम इसको कर सकते हैं या इसको हम सही कह सकते हैं। ये पूछ रहा है कि जोया है, एक लड़की है, मछली पकड़ने के लिए गई, ठीक है, तो एवरी फिश दैट शी कॉट वाज सैल्मन, उसने जो भी जितने भी मछली उसने पकड़े वो सैल्मन थे, ठीक है, और एंड एवरी सैल्मन शी सा शी कॉट, और जितने भी उन्होंने सैल्मन मछली देखे उसने वो पकड़ लिए। अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सैल्मन वाज द ओनली फिश दैट स्टिल सॉ व्हाइल शी वाज फिशिंग। ये कह रहा है कि क्या जोया को जो है सिर्फ़ और सिर्फ सैल्मन मछली दिखाई गई। आप आगे ऊपर हम इंफॉर्मेशन में देखेंगे, उनमें ये चीज़ तो नहीं लिखा गया है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ जो है सैल्मन मछली दिखाई दी, ठीक है, उसमें उसको मुमकिन है उसको कुछ और भी मछलियाँ उन्होंने देखे हो, लेकिन उसने सिर्फ सैल्मन को पकड़ा है, ठीक है, और जितने सैल्मन उसने देख लिए वो पकड़ लिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो सकता है, क्योंकि ये लाजमी नहीं कि उसने बाकी मछलियाँ नहीं देखे हों। दूसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है वाइल स्टिल वाज फिशिंग शी कॉट, सॉरी यहाँ पे हम जोया कह सकते हैं,
while Zoya was fishing she caught no fish other than salmon। यानी ये कह रहा है कि जब जोया मछलियाँ पकड़ रही थी तो उसने सैल्मन के अलावा कोई और मछली नहीं पकड़ी। ठीक है, ये थोड़ा सा सही सेंस दे रहा है, लेकिन नीचे हम देखेंगे और भी। इन द एरा दैट जोया फिश्ड, ठीक है, इन द एरिया दैट जोया फिश्ड देयर वर नो अदर फिश। कह रहा है कि जहाँ पे जोया ने मछलियाँ पकड़ी वहाँ पे सैल्मन के अलावा और कोई मछली नहीं थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ तो नहीं लिखा है कि और वहाँ पे मछली नहीं था, तो हम इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ऑल द फिश दैट जोया सा शी काट। इसमें कह रहा है कि जोया ने जितनी मछलियाँ पकड़ी देखी उसने पकड़ लिए। ये भी गलत है, क्योंकि उसने सिर्फ़ और सिर्फ सैल्मन को पकड़ा हो सकता है और भी मछलियाँ उसने देखे हों, लेकिन उसने पकड़ा नहीं। लास्ट में है कि जोया डिड नॉट सी एनी अदर फिश वाइल शी वाज फिशिंग। कह रहा है कि सलमान के अलावा जोया ने और मछली नहीं देखी, और किस्म की मछली नहीं देखी। देखिए, हमें ऑप्शन को, ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखना होगा। उसमें ये तो नहीं लिखा है कि उसने और कोई मछली नहीं देखी। ये कह रहा है कि जब वो मछलियाँ पकड़ने के लिए गई तो जितने उसने मछलियाँ पकड़ी वो सैल्मन थे, और जितने सैल्मन उसने देख लिए उसने पकड़ लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है, कि इसमें कह रहा है कि जोया जब फिशिंग कर रही थी तो उसने सैल्मन के अलावा बाकी और मछलियाँ उसने नहीं पकड़ी। तो इस पे आकर दोबारा इसको कंपेयर करेंगे अपने जो है इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, जो पॉसिबल है वो यही सेकंड है, क्योंकि बाकियों में तकरार आ रहा है, बाकी में कोई तजाद आ रहा है कहीं ना कहीं। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है इसका। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस है उनको हम सोच समझ कर उनको, उनके जो करेक्ट सोल्यूशन है उन पे हम इस तरह आ सकते हैं। बाकी इसके अलावा इससे इजी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इससे मुश्किल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको एक वीडियो लेक्चर में भी ये समझना है। उसकी वजह यह है कि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। अगर आप इसको अभी ख़ुद देखेंगे तो लेक्चर से भी ज़्यादा आप जो है इसको प्रैक्टिस से ज़्यादा समझेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग के या लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से था। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाकायदा प्रैक्टिस सेशन में जो ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम है उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं, या नोट्स को आप जो रिवाइज़ करके इसके अलावा बाकी जितने भी टेस्ट है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकेट हो गया, गेट हो गया, बाकी जो जॉब्स की टेस्ट है, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो गिवन नंबर है आप उस पर रब्ता करके हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करके आप जो है वहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है youthleadersbalochistan.com आप उसको विज़िट कर सकते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 10,000 के करीब स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं या इनरोल है मुख्तलिफ, तो हमारे साथ तैयारी कर चुके हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे, और आप लोगों को बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।